हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के सिलेबस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। नया सिलेबस जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि सर एक नोटिफिकेशन आया और एमपीपीएससी ने कहा कि हम इंग्लिश को छोड़ के बाकी का सिलेबस तो सेम रखेंगे बट इंग्लिश में चेंजेस करेंगे। तो एक बड़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई थी स्टूडेंट्स में भी, हम लोग भी इस बात को लेकर काफी जो है वो चीजें सोच रहे थे, अपने अपने जो है वो कयास लगा रहे थे कि क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या नया ला सकते हैं कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पहले से जो लोग पढ़ रहे हैं या हमने एमपी सेट में जो मेहनत की है या यूजीसी नेट के बच्चों के साथ जो मेहनत की है उस पर ये लोग पानी फेर दें। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले नया सिलेबस अपडेट हो चुका है वेबसाइट पे और अब आपके पास में समय है लगभग 5 महीने। क्यों? क्योंकि आपका एग्जामिनेशन डेट पहले से ही तय है जो आपका 12 जुलाई है। इंग्लिश की एमपी सेट एग्जाम जो है वो 12 जुलाई 2026 को होनी है। तो अब आप आइडिया लगा लीजिए कितना आपके पास टाइम है और कैसे आपको तैयारी करनी है। अब यहां थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि सर एमपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके नए सिलेबस में क्या क्या तो अपडेट आया है। एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा है कमेंट्स के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कि सर एमपी सेट का एग्जाम है 1 को, ठीक है, और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसके लिए हमारा सेट या नेट योग्यता प्राप्त होने चाहिए, तो इसका फॉर्म तो 27 फरवरी से ही शुरू हो रहा है, 27 फेब से ही शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हम जो लोग 1 मार्च को जो इस एग्जाम में बैठेंगे क्या हम एलिजिबल नहीं होंगे? आप डेफिनेटली एलिजिबल होंगे। इसमें जो टाइम दिया गया, फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, तकरीबन 20 दिन से ज्यादा का समय दिया गया है। 1 मार्च को एग्जाम हो जाएगा, 27 फरवरी यानी आपका 1 मार्च मतलब 2 दिन बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। इधर फॉर्म शुरू हुए, इधर 1 मार्च को एग्जाम हुई। 1 मार्च को एग्जाम होने के लगभग 7 से 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब 10 तारीख से पहले पहले आपको जो है वो रिजल्ट इसका जारी कर दिया जाएगा और आप योग्य हैं या नहीं है इसकी पात्रता यानी आपका सेट एग्जामिनेशन राज्य पात्रता परीक्षा जो है एमपी सेट का क्या दे दिया जाएगा, आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा और आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मैं 100% श्योरिटी के साथ में कह रहा हूं। कोई भी ऐसा कयास ना लगाएं, कोई भी ऐसा माइंड ना लगाएं कि सर क्या पता जो है वो टाइम पे ये क्या इतना जल्दी जो है वो रिजल्ट दे देंगे। देना पड़ेगा। 2 में से एक चीजें होगी कि या तो आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट देना पड़ेगा, और या फिर आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म की जो है वो डेट बढ़ानी होगी। जितना लेट आप रिजल्ट दोगे उतना ही आगे आपको फॉर्म की डेट ले जानी पड़ेगी, यानी लास्ट डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारे मानवाधिकारों का हनन है कि साहब हमसे एमपी सेट करवा ली और हमसे पहले ही जो है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरवा लिए, बाकी मैं देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्या करना है मैं जानता हूं। आप तो निश्चिंत होकर एमपी सेट पे फोकस करो, फॉर्म भरने को मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये अपनी तरीके से सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। और ये एमपी पीएससी है ना कि एमपी ईएसपी, तो दोनों में फर्क है। ये अपना थोड़ा एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके चलते हैं, तो ये अपने आप कर लेंगे। डन सर, सिलेबस आ गया तो पहली बात कि आप क्या 5 महीने में इस सिलेबस को पूरा करवा दोगे? भाई ऐसे 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 क्यों? क्योंकि हमने तो एमपी सेट में बहुत कुछ कवर कर रखा है। यूजीसी नेट या एमपी सेट के बैचेस में मोस्टली मतलब इतने प्यारे टॉपिक्स दिए हैं, मुझे मजा आ गया देख के ही कि वाह जी वाह। और जो बच्चे हमारे एमपी सेट के हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख के कहेंगे कि सर मजा ही आ गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जितना डीप हम लोग पहले से एमपी सेट में जा रहे हैं, वी आर टचिंग दैट, कि बहुत सारे टॉपिक हमारा 40 से 50% क्राइटेरिया तो एमपी सेट में ही कंप्लीट हो चुका है, दोबारा पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। अब जो अप लेवल की हमें तैयारी करनी है, क्योंकि इसके साथ साथ में हमें उस लेवल का नॉलेज भी लेना है ताकि हम कल को इंटरव्यू फेस कर पाए। उसके लिए हम एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक स्पेसिफिक बैच जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे भी दे दूंगा। बट फिर भी बैच से रिलेटेड मतलब मंडे से ये क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसका 74109286 और 96 7410 928696 ये अपने जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, जो भी जानकारी होगी, बेस्ट तरीके की जानकारियां होगी वो सारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे बैच से रिलेटेड। कब क्लासेज होगी, कैसे कोर्स होगा, क्या है क्या नहीं। आज के सेशन में पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कि सर कहां सिलेबस अपडेट हुआ है। तो ये एमपीपीएससी की वेबसाइट है और आप इस पे जो है वो सिलेबस अपडेशन देख सकते हैं। यहां से आपका एग्जाम प्लान एंड सिलेबस की बात हो रही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज 16/1/2026 को ये अपडेट हुआ है बच्चे। और ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका
सिलेबस। अगर सिलेबस को लेकर थोड़ी मैं आपसे चर्चा करूं तो सिलेबस में 2 पार्ट होते हैं। 50 क्वेश्चन जनरल पेपर यानी फर्स्ट पेपर के, और बाकी के आपके 150 क्वेश्चन जो है वो किसके आने हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश के। तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चन गुणा 4 यानी आपके 800 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और 100 नंबर का इंटरव्यू, टोटल होता है 900 मार्क्स का। टोटल कितना होता है, 900 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। देखो 50 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के हैं और 150 क्वेश्चन संबंधित विषय के हैं, 800 प्लस 900 आपका। इसके लिए 1 घंटा और इसके लिए 3 घंटा, एक ही दिन में एग्जाम होगी, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग दिन हो जाएगी कि सर सामान्य अध्ययन का पहले होगा या उसका बाद में होगा। सिंगल डे होगा, पहले सबका कॉमन होगा सामान्य अध्ययन का, सेकंड पेपर सबका जो है वो सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। 2 सत्रों में होगा, मतलब सत्र 2 होंगे, पहले पेपर 1 और पेपर 2, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि साथ में पेपर दोनों पकड़ा दिए, बट 2 अलग अलग दिन में नहीं होगा। दूसरा 150 गुणा 4 आपका रहेगा, साथ में आपको एमसीक्यू बेस्ड होगी, साथ साथ जो है वो आपकी माइनस मार्किंग के बारे में जो है वो चर्चा इसमें की गई है, बिल्कुल की गई है। 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग है। ठीक है, 1/4 क्या है, माइनस मार्किंग है। पिछली बार इसको जो है वो नहीं बताया गया था। यहां आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि गलत उत्तरों की संख्या होगी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 नंबर यानी 1/4 माइनस मार्किंग है। हर 4 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन जो है वो हटा दिया जाएगा। साथ में दोनों में आपको 40-40% अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, बाकी अगर आप जो है वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30-30% आपको लाने हैं, मतलब मिनिमम। जैसे 50 नंबर का अगर फर्स्ट पेपर है तो 50 में मिनिमम में भी आपको कितने लाने हैं, आपका 40 नंबर, मतलब 40% की मैं बात कर रहा हूं तो 4-5-20 नंबर आपको लाने हैं अगर आप यूआर के हैं। बाकी के हैं तो 15 नंबर लाने हैं। ठीक वैसे ही आप जो है वो 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन की बात हो रही है ना, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो भले ही। तो ये भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है, कि ये तो सर मिनिमम मार्क्स हैं। और अब चलते हैं अपन आगे। ये तो सब में सेम था, पहले भी जो है वो दे रखा था। फर्स्ट पेपर में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटिक्स और आपका इकोनॉमिक्स जो है वो जोड़ा जाता है, जो पहले से भी तय था और यही रहना है। मेन चेंज करने की बात की गई थी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है, पूरा डिफिकल्टी लेवल जो है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं और जो चेंज हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले बात की है कि सर 10 यूनिट है, 10 यूनिट का ही पिछली बार सिलेबस था, इस बार भी 10 यूनिट का ही है। अब यहां इन्होंने जो है वो यूनिट फर्स्ट चौसर से लेके शेक्सपियर तक वही आपका हिस्ट्री पढ़नी है सबसे पहले, यानी आपको 1340 जहां चौसर का जन्म होता है, 1300 से 1474 का समय है, और वहां से लेकर शेक्सपियर तक की जो है वो एज में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, प्रोमिनेंट राइटर्स को पढ़ना है। इसके अलावा जैसे रेनेशिया की शुरुआत इसी के बीच में हुई है ना, चौसर के बाद में आपका जो है वो एडमंड स्पेंसर से पहले रेनेशिया की शुरुआत है, तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग पढ़ना है, ह्यूमनिज्म पढ़ना है, प्रोमिनेंट राइटर्स को, और ये तो ओरिजिन ऑफ ड्रामा, मिरेकल प्लेस कौन से हैं, मिस्ट्री प्लेस कौन से हैं, ये सारे जो है वो इंटरल्यूड क्या होते हैं, तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। फिर इसके साथ साथ में राइटर्स पढ़ने हैं, और राइटर्स में क्या है सर, आपका जॉफ्री चौसर है जिसका आपको पढ़ना है प्रोलॉन्ग। ये मेरे हाथ में जो आप पीडीएफ यानी फाइल देख रहे हैं, ये एक्चुअली आपका पिछला सिलेबस है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्या कितना चेंज हुआ है, ठीक है, कितना चेंज जो है वो इसमें किया गया है और हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं। डन, तो आ जाओ फटाफट से। अगर मैं पहली बात करूं तो जॉफ्री चौसर का प्रोलॉन्ग पूछा है कैंटरबरी टेल्स का, कैंटरबरी टेल्स जिसमें पिलग्रिम्स को लेकर जो है वो कहानियों के वर्णन किया गया है, अलग अलग जो है वो बातचीत की है जॉफ्री चौसर ने, उसका प्रोलॉन्ग आपको पढ़ना है यहां पे। फिर एडमंड स्पेंसर ने जो है वो वर्जिल को कॉपी करते हुए एनिड, वर्जिल की एनिड को जो है वो कॉपी करते हुए जो वर्क लिखा है फेरी क्वीनी, जिसमें इन्होंने बात की है किसके बारे में, एलिजाबेथिन के बारे में। एलिजाबेथिन को जो है वो ग्लोरियाना कैरेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया, या मैं कहूं कि सिंबॉलिकली जो है वो उनके शासन को बताते हुए ध्यान में दिया जाता है। तो उसमें जो बुक्स थी उसमें से फर्स्ट बुक आपको पढ़नी है, फर्स्ट बुक जो मैं जनरली पढ़ा चुका हूं कि कैसे क्या सारी चीजें हुई है, बट फिर भी मैं आपको और बता दूंगा, इसमें और सारी चीजें करेंगे। विलियम लैंगलैंड बहुत अच्छे बेहतरीन राइटर, ये वो खुला व्यक्ति था, यानी सीधे मुंह पे जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए इनको जाना जाता है। इनका वर्क है पियर्स प्लॉमेन। पियर्स प्लॉमेन जो है ना बच्चे, वो आपका किसके लिए है सर, ये जो चर्च में क्या चल रहा था, चर्च में जो धांधलियां चल रही थी, चर्च में जो करप्शन चल रहा था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए पियर्स प्लॉमेन जो है वो लिखा था। थॉमस मालरॉय का जो है वो मोर्टी डी ऑर्थर है, जिसमें ऑर्थरियन किंग के बारे में जो है वो सारी बातचीत की जाती है। क्रिस्टोफर मालरो जो आपके ट्रेजेडी के फादर हैं, उनको डॉक्टर फोस्टस जो है वो हमें पढ़ना है, और मैं जनरली बहुत, ये तो पहले ही
देखो सबसे बढ़िया कि हमारे वालों को फायदा ये हो गया, मतलब वैसे तो सारे ही लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, सारे टीचर्स ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई डेफिनेटली रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एक्चुअली, बट हम इसको बहुत पहले से समझ रहे थे और हमने चीजों को वैसे ही पढ़ाया है कि भाई इसके बारे में हमने मैक्स टू मैक्स चीजें जो है वो हमें पता है। अब इसको अपन पूरा पढ़ेंगे ओरिजिनल कॉन्टेक्ट के साथ, जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ में। क्या इसके बारे में कि सर ये आपका डॉक्टर फोस्टर्स है, तो ये तो पूरा डीप पढ़ा रखा है ऑलरेडी भी। बाकी सारी बातचीत हम लोग जो है वो धीरे धीरे टॉपिक्स में करते रहेंगे। फिर आपका बेन जॉनसन है, उसके बाद में जो है वो देखो, तो इसमें जो पिछला पेपर है यानी पिछला जो सिलेबस है और अब की बार जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज है। सर जॉफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर, विलियम लैंगलैंड, थॉमस मालरॉय, क्रिस्टोफर मालरॉय और आपका बेन जॉनसन, यहां जो है वो बेन जॉनसन भी दिखाई पड़ रहा है आपको। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के वही हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, सोनेट, ये सब सोनेट भी 23, 24, 26, 27 और 44 नंबर। इसमें जो है वो 18, 23, 26, 27 और 44 थी, तो 18 की जगह जो है वो इसको बस इतना सा चेंज किया कि सर इसमें 5 थी, इसमें भी 5 है, बट आपका 23, 24, 26, 27 और 44 नंबर है, यानी 18 नंबर सोनेट को जो है वो हटा दिया है। 18 नंबर सोनेट को जो है वो हटा दिया है और इसमें कौन सी जोड़ दी है, 24 नंबर जोड़ दी है। एक तो ये चेंज है, एक तो ये चेंज है कि सर 18 नंबर सोनेट को हटाया है, 18 नंबर सोनेट जो है वो हटाई है और आपका 24 नंबर सोनेट को जो है वो जोड़ दिया गया है विलियम शेक्सपियर में। फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज और आपका ऑफ लव, ये चारों वर्क पहले भी थे सिलेबस में, अब भी है, तो टेंशन फ्री है हम लोग। चलो तो भैया आगे जैकोबियन से लेकर आपका जो है वो रिस्टोरेशन पीरियड तक बात की गई है। जैकोबियन यानी 1603 में जब किंग जेम्स फर्स्ट आते हैं, तो उसके बाद का जो समय है वो आपका कौन सा है, जैकोबियन जो है वो एज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 1603 से 1625 जो है वो इनका समय रहा है। तो इन दोनों की अगर बातचीत करें, इस समय के दौरान की बात करें या उसके बाद में जो रिस्टोरेशन पीरियड है, जो रिस्टोरेशन पीरियड है वहां तक आपको हिस्ट्री पढ़नी है। वही प्रोमिनेंट राइटर हैं, उनकी लाइफ है, पुरितन जो मोमेंट है, चेंजिंग आइडियल्स है, मेटाफिजिकल पोइट्री की अगर बात करें तो आपको जॉन डन है ना, हर्बर्ट साहब है, इन सबको जो है वो पढ़ना है। जॉर्ज हर्बर्ट है, दो बेहतरीन पोइट्स है आपके मेटाफिजिकल के। इसके अलावा आपका द एज ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस है ना, फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी आपको पढ़ना है। फिर इसमें जॉन डन के अलग अलग वर्क पे बात की है और जॉन डन के कुछ वर्क्स जो है वो चेंज कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, द गुड मोरो और द एनिवर्सरी, चीजें तो वही है, सेम टू सेम ही, जॉन डन में चेंज नहीं हुआ है। एंड्रयू मार्वेल में भी वही चीज लिखी हुई है, तो फिर चेंज किया क्या है भैया। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट का जो है वो फर्स्ट है, जॉन ड्राइडन का एप्सिलॉन जो है वो पार्ट है। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर पोप है और आपके जॉन बनियन और आपका रॉबर्ट बर्टन जो है वो, इन सब की वर्क सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। तो क्यों फालतू में जो है वो बच्चों का 10, 15, 20 दिन का टाइम खराब कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। जब आपको चेंज नहीं करना था, इतनी बेहतरीन यूनिट्स में ही चेंज नहीं करना था, तो फिर हमें जो है वो क्यों चेंज करने के लिए मिला ही नहीं, मेहनत कौन करे बताओ। फिर ऑगस्टन से लेकर रोमांटिक पीरियड तक हम लोग चलेंगे और रोमांटिक तक वही सारी चीजें, हिस्ट्री वगैरह सारा। फिर जोनाथन स्विफ्ट का जो है वो गुलिवर्स ट्रेवल्स आपको पढ़ना है, मैं आगे लेकर चलता हूं इसको। हाँ, गुलिवर्स ट्रेवल्स पहले भी था आपका। फिर डेनियल डेफोए थे, बिल्कुल ठीक बात है। इसके ठीक बाद में जो है वो जोसेफ एडिशन और आपका रिचर्ड स्टील जो है वो, इनका वर्क पढ़ना है, ये भी था आपका। सैमुअल जॉनसन है, जेम्स बॉसवेल है। तो कोई विशेष चेंज तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, एक आधा जो है वो सोनेट चेंज करने से कह रहे हैं कि साहब सिलेबस चेंज करना है हमें, है ना, बाकी सबका सेम रखेंगे और हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं, इसका ही करेंगे साहब। बाकी ठीक है, वही सारी चीजें चल रही है। आपके पहले भी जो है वो ये सारे राइटर, जेम्स बॉसवेल है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे है, साथ साथ में आपका ओड टू इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी है, एस.टी. कोलिज है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, पीबी सेले का ओड जो है वो वेस्ट विंड दे रखा है, ओड टू अ स्काईलार्क दे रखा है, जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न ऑटम और आपका नाइटिंगेल, हेनरी फील्डिंग और जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो सब कुछ तो दे रखा है पहले से ही। फिर विक्टोरियन पीरियड पे आ गए और आपका जो है वो विक्टोरियन पीरियड में भी यही सारे के सारे राइटर हैं, एच.जी. वेल्स तक, ये लो एच.जी. वेल्स तक है। और सेम टू सेम जो है वो कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो चेंज हुई है। देखो पूरे पेपर में जो इनको चेंज करने के लिए मिला है, पूरे पेपर में इनको जो चेंज करने के लिए मिला है, देखो कितना बड़ा चेंज कर दिया। ओ हो, सिलेबस में बदलाव, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव। अब होगा कंपटीशन का खात्मा, है ना, ऐसे करके जो है वो टैगलाइन बननी चाहिए इन लोगों के लिए। तो क्या किया था कि सर इसमें 18 नंबर को हटा दिया था और इसकी जगह जो है वो 18 को हटा के 24 नंबर जोड़ दिया था। सुनना, मैं बाद में मुझे क्या पीडीएफ भी डालनी है तो साथ साथ में ही बता दे रहा हूं। यहां इन्होंने उसके बाद में कोई चेंजेस जो है वो इनके दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सीधा
वो यूनिट 4 में आके इन्होंने अल्फ्रेड टेनिसन का है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का लास्ट राइड टुगेदर का है, आपका उलिसिस का है, फिर आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का डॉवर बीच का है, डेजी रोसेटी का जो है वो ब्लेस डेमजोल का है, चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का, ठीक बात है। जॉर्ज एलियट पढ़ना है, थॉमस हार्डी और आपका थॉमस बेबिंगटन मैकेलरी पढ़ना है, ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे, ये रहा आपका पार्ट, ठीक है। उसके बाद में जॉन गाल्सवर्दी का जो है वो सिल्वर बॉक्स है, जीबी शाह का आर्म्स एंड द मेन है, एमिली जोला का नाना है, ठीक है। बस ये इनको लगा कि भाई बहुत बड़ा चेंज करना है, एक काम करते हैं ये वाला बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बस इतना सा बढ़ा है भाई। इस पूरे जो है वो सिलेबस में यूनिट 1 में, यूनिट 4 में जो है वो क्या बढ़ा दिया है, यूनिट 4 में एमिली जो है वो बढ़ा दिया है। मैं थोड़ा सा यहां पर भी लिख देता हूं ताकि टीम जो है वो बाद में इस पर वर्क कर ले। एमिली जोला का जो है वो एक वर्क नाना जो है वो इन्होंने दिया है। और उसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें, सर और भी कोई एक्सपेक्टेशन बची है कि खत्म हो गई? फिर मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर्स के बारे में बात करते हुए वही हिस्ट्री है, वही सारी चीजें हैं। विलियम बटलर यीट्स का सेकंड कमिंग, प्रेयर फॉर द डॉटर है, टीएस इलियट का वेस्टलैंड है, जॉन मिलिंगटन जो है वो राइट्स। अच्छा यहां कुछ चेंज हुए हैं क्या? नहीं, ठीक है। हैरिक इप्सन का जो है वो डॉल्स हाउस है, डैडी लेडी जो है वो लजर्स है, सल्विया प्लाथ का, फिलिप लाकिन का जो है, फिलिप लाकिन भी है, डाइलन थॉमस भी है, एजी गार्डिनर जो है, रॉबर्ट साहब हैं आपके, अल्डोस हैं, ईएम फोस्टर हैं। और इसके बाद में तो क्या ही चेंज करोगे, सब कोई चेंज नहीं है इसमें, बताओ। जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस टेलो, तो एवरीथिंग इज फाइन है ना, सेम टू सेम आपका। यूनिट 6 में, कि यूनिट 6 में भी सर वही लग रहा है, मुझे तो कोई चेंज लग नहीं रहा, पॉलिटिक्स है आपका, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, टीएस एलियट, आई रिचर्ड्स और आपका फर्डिनेंड, ठीक है, जैकिश के बाद में आपका एलिनिया, एडवर्ड, जूडिथ और आपका सिगमंड। क्या करा है फिर इन लोगों ने, क्यों करा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जब यही करना था, है यही करना था, अमेरिका क्या कहता था, तो वही बात है कि एमपीपीएससी क्या कहता था, सिलेबस चेंज कर देंगे, क्या कर दिया, 2 टॉपिक एक जो है वो एक में तो बढ़ा दिया, घटा दिया एक सोनेट को, और एक टॉपिक एक्स्ट्रा डाल दिया यूनिट 4 में, और कह रहे हैं साहब सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, सिलेबस में बदलाव करने वाले हैं। इंडियन राइटिंग में वही आपके स्वामी जी हैं, जे कृष्णमूर्ति, कालिदास, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, सरोजनी नायडू, निजीम इजिकिल, एके रामानुजन, चलते रहो फटाफट से, वही चल रहे हैं सेम टू सेम। आर एन टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद में आपका एम के गांधी, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ठीक है, ये सारे के सारे वर्क जो है वो दे रखे हैं। और फिर अपन आ जाते हैं लास्ट के 3 यूनिट पे, अमेरिकन और अदर राइटर्स में भी सेम टू सेम आपका RWHD, वर्ल्ट विटमन, आपका रॉबर्ट फ्रोस्ट, एमिली डिक्शन, ठीक है, फिर जॉन, ठीक है, आपका इगिनी ओनील है, आपका जॉन ऑसबोर्न है, आपका पैट्रिक वाइट है, आपका मार्क ट्वेन है आपका। तो फिर क्यों बच्चों के साथ जो है वो गलत करने का विचार आया तुम लोगों को, बताओ। जुम्पा लाहिरी का जो है वो ठीक है, नेम सेक, और भारती मुखर्जी का भी आपका जस्मीन है, अमिताभ घोष का शेडो लाइन्स है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं, मतलब चेंज है ही नहीं भाई, बस मतलब पता है एमपीपीएससी ने बच्चों के साथ क्या कर दिया, मतलब मैं फील कर पा रहा हूं, है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं करते हैं, ऐसे दूसरे बच्चे को जो है वो कोई भी मतलब मजाक कर लेंगे उसके साथ में, कहेंगे देख देख ये हुआ, फिर कहेंगे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बस वही वाली बात है। पढ़े लिखे जो है वो स्कॉलर लोगों को एक अच्छा वाला बोर्ड जो है वो बस यही कर रहा है उनके साथ, 20 दिन खराब कर दिए बच्चों के, टेंशन में आ रखे हैं। हमारे कई सारे जो है वो स्टूडेंट से बात हुई कि साहब सिलेबस जो है वो बदल गया, तो है ना, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो सेम टू सेम सारी चीजें आगे दिखाई पड़ रही है। वही आपके जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बाद में आपका मेथड्स के बारे में बात हो रही है, पेडागोजी के बारे में बात हो रही है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो इसमें चाहे आपका एमएलए हो, आईसीटी हो, डाटा कलेक्शन हो, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। सो आई थिंक देयर इज नो चेंज मोर देन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से ज्यादा इस पूरे सिलेबस में मुझे कोई चेंज जो है वो नजर नहीं आया है फिलहाल तो, और अगर आता है तो फिर मैं आपको और इसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। बट जनरली यही है, अब जो भी है मतलब आज डाला है तो हमें ये मान के चलना है कि भाई कोई बात नहीं, 10-15 दिन इन्होंने खराब किए, बट अब स्पीड पकड़ लो, कोशिश करो कि लगभग देखो गिनोगे तो लगभग 150 से ज्यादा टॉपिक, 150 तो मैं फिर भी बहुत कम बोल रहा हूं, मतलब मिनिमम 200-250 टॉपिक आपके हैं,
हर टॉपिक में 3 से 4 घंटे भी लगाओगे तो 600 घंटे हमें चाहिए ही चाहिए, और 5 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है मामला। तो 5 महीने में इतनी बेहतर फिर उसका रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, और तब जाके हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। सो वी मस्ट गो फॉर द राइट पैटर्न, और वो शुरू होगा इस बैच के साथ में। अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में किसकी, जो लगे पड़े हैं आपके सेट को लेकर और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आ जाओ। सबसे पहले तो अभी 45 दिन का जो समय बचा है उसमें सेट में हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे, एकदम ऐसा लगेगा कि फैल के रहेंगे कि साहब 50-60% तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, 50-60% तो राइटर्स को हम पहले ही कवर कर चुके होंगे। जो बचा काम है, जो बचा कुचा काम है, वो बाद में हम उसके ठीक बाद में, यानी मार्च से हम लोग शुरू होंगे, मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। बट ये 45 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ऑलरेडी या तो सेट या नेट क्वालिफाइड हैं, या फिर जो है वो सीधी तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो बिल्कुल जो है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड बैच रहेगा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। और ये आप बाकी जो है वो क्लासेस वगैरह डेमो देख के जब आपके अंदर ऐसे पूरी सर्टिफिकेशन अंदर तक उतर जाए उसके बाद ज्वाइन करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, कोई जो है वो हम आपको बार बार आके एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि साहब लेना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मध्य प्रदेश, सो यू हैव टू डू दिस। रीजन कि सर पूरा इन डेप्थ सारी चीजें टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारा जो है वो मैनेज करके मैं आपको दूंगा। बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत जो है वो 2 साइडेड होती है, मेहनत कभी भी 1 साइडेड नहीं होती है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट तरीके से चीजें बता सकता हूं, बट यू मस्ट फेस द पॉइंट्स, है ना, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। सो मिलते हैं एक और नए सेशन में। जो भी जानकारी आपको चाहिए बैचेस वगैरह से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर 7410928696 पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।